हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे एक बहुत ही फेमस पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, और इसको कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। जो पोएट हैं थॉमस ग्रे हैं इसके। थॉमस ग्रे वाज एन इंग्लिश पोएट ऑफ इंग्लैंड के बहुत फेमस पोएट हैं थॉमस ग्रे। आप लोग इनसे परिचित होंगे। तो हम यहाँ पर इनके बायोग्राफी को नहीं पढ़ेंगे थॉमस ग्रे के, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पर इस पोएम की बात करेंगे, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और इस पोएम को मैंने इसमें लिख लिया है आराम से, ताकि ये जो है कि आपको एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल पाएँ। तो पीडीएफ को मैं दे दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यह मैं डिस्कस करूँगा। और एक बात और, जब मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा तो आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए। आपकी जो बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इसके टेक्स्ट की बात नहीं करेंगे, टेक्स्ट पर हम लोग नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको इस पोएम के बारे में बताऊंगा, इसकी समरी बताऊंगा, और देखेंगे हम लोग कि पोएम है क्या, इसमें किस चीज़ का, किस बातों का वर्णन किया गया, कौन सी चीज़ में लिखी गई है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप कहें कि इसका जो है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट वाला। तो एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, सबसे पहले ये जो इसका हेडलाइन है, आप कह सकते हैं इसको, टाइटल कह सकते हैं, इसको समझिए। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो एलिजी का मतलब क्या होता है? एक शोक गीत। जब कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ पर शोक व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए जो गीत लिखी जाती है उसी को हम लोग एलिजी बोलते हैं। तो एलिजी एक शोक गीत, रिटन जो कि लिखी गई है इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री चर्चयार्ड में। अब यहाँ दो वर्ड आए, कंट्री और चर्चयार्ड। वैसे जो है कि कंट्री का मतलब आप सभी लोग सिंपली जानते हैं कि देश होता है, लेकिन यहाँ पर कंट्री का मतलब देश नहीं है। यहाँ पर कंट्री का मतलब है एक ग्रामीण क्षेत्र, गांव आप कह सकते हैं। तो गांव के चर्चयार्ड में, चर्चयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। जैसे जो चर्च होता है, आपने देखा होगा चर्च के पीछे एक कब्रिस्तान होता है, तो उसी को चर्चयार्ड बोलते हैं। यानी चर्च के पीछे या चर्च के आसपास जो कब्र होता है उसी को हम लोग चर्चयार्ड बोलते हैं। तो एक ऐसी एलिजी जो कि कहाँ लिखी गई है? कंट्री चर्चयार्ड, गांव के एक चर्च के पास कब्रिस्तान में। और इसको लिखी किसने है? थॉमस ग्रे ने। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ एलिजी। थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बिलोंग्स टू द जेनर ऑफ एलिजी। जेनर ऑफ एलिजी का मतलब होता है, ये जो पोएम लिखी गई है ये किस शैली में लिखी गई है? तो एलिजी की शैली में लिखी गई। जेनर का मतलब होता है शैली या विधा। जैसे पोएम के कई प्रकार होते हैं इंग्लिश में, जैसे बैलेड होता है, सोनेट होता है। तो इसका कौन सा प्रकार है? एलिजी है। इसका प्रकार एलिजी यानी एक शोक गीत है। एन एलिजी इज़ अ पोएम रिटन टू मॉर्न अ पर्सनस डेथ। एक एलिजी ऐसी पोएम होती है, एक ऐसी कविता होती है, रिटन जो कि लिखी जाती है, टू मॉर्न दुख व्यक्त करने के लिए, अ पर्सनस डेथ किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए जो पोएम लिखी जाती है उसे ही एलिजी कहते हैं। ग्रे रोट दिस एलिजी इन द ईयर ऑफ 1742। इस पोएम को, इस एलिजी को ग्रे ने कब लिखा है? 1742, 1742 में। हाउएवर, हालांकि ही पब्लिश्ड इट ओनली इन द ईयर ऑफ 1751। हालांकि उन्होंने इसको पब्लिश कब किया है? 1751, 1751 में। ही रोट दिस पोएम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। उन्होंने, यानी कि थॉमस ग्रे ने इस पोएम को लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। इनके एक दोस्त थे रिचर्ड वेस्ट नाम के, इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे। उनकी डेथ के बाद इन्होंने इस पोएम को लिखा है, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा। ये आप मत सोचना कि उनकी मृत्यु के बाद लिखा तो उनके बारे में लिखा है। बिल्कुल भी उनके बारे में पोएम नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि ये पोएम किस बारे में है। फ़िलहाल ये जानिए कि अपने एक प्रिय मित्र
जिनका नाम था रिचर्ड वेस्ट, उनकी मृत्यु के बाद इस पोएम को इन्होंने लिखा है। द पोएम इज़ एन एलिजी ऑफ द कॉमन मैन। ये जो पोएम है ये एक एलिजी है जो कि ऑफ द कॉमन मैन यानी साधारण लोगों के बारे में है, साधारण लोगों के बारे में। ऐसा नहीं कि किसी खास व्यक्ति के डेथ पर ये लिखा गया तो उनके बारे में लिखा गया। जो जनरल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं गांव के, उनके डेथ पर ये पोएम लिखी गई कि वो लोग कैसे जीवन यापन करते हैं और कैसे फिर दफन हो जाते हैं कब्र में आकर के, वो सारी चीज़ें इसमें ये बताएंगे। तो एक साधारण लोगों को ये संबोधित किया गया इस पोएम में, ऐसा है। इट इज़ ग्रेज मास्टरपीस। ये जो थॉमस ग्रे की रचना है बहुत ही मास्टरपीस है। मास्टरपीस का मतलब आप कह सकते हैं उत्कृष्ट रचना। उत्कृष्ट जैसे बहुत ही खास रचना, बहुत ही फेमस, अति श्रेष्ठ रचना आप कह सकते हैं। मास्टरपीस का मतलब अति श्रेष्ठ रचना या उत्कृष्ट रचना, विशिष्ट रचना, जो भी कह लीजिए। तो ये इनकी जो पोएम है बहुत ही विशिष्ट है। और ये जो पोएम है किसके बारे में है? कॉमन मैन के बारे में, गांव के कॉमन लोगों के बारे में ये पोएम है। द पोएम इज़ फिलोसफिकल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। ये जो कविता है ये दार्शनिक भी है, फिलोसफिकल भी है एंड इमोशनल और भावपूर्ण भी है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी। द ब्यूटी ऑफ द पोएम, कविता की सुंदरता, लाइज है, इन इट्स सिंप्लिसिटी, इसकी सहजता में। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है बहुत ही सरलता, या आप सहजता कह सकते हैं। तो इस पोएम की जो सुंदरता है वो इसकी सरलता में ही बसती है। नॉनदलेस, बहरहाल, द पोएट ब्रिंग्स आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। द पोएट, कवि, ब्रिंग्स आउट, वर्णन करता है, द अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य, अबाउट लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बारे में। यानी जीवन और मृत्यु के परम सत्य के बारे में कवि वर्णन करता है, बताता है। इन फ्री फ्लोइंग पोइटिक लाइन्स, स्वच्छंद काव्यात्मक लाइनों के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से। स्वच्छंद मतलब फ्री, फ्लोइंग का मतलब प्रवाह, और पोइटिक लाइन्स का मतलब काव्यात्मक पंक्तियाँ। तो मतलब कविता के माध्यम से वो लाइफ और डेथ के अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में बात करता है, यानी कि जीवन और मृत्यु के परम सत्य के बारे में बात करता है। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको पोएम के बारे में बताया। अब हम इसकी समरी में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है, आखिर इसमें क्या बात की गई है। समरी अब हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ना और सुनना। अभी मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब टेक्स्ट पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड प्रेजेंट्स द ओमनीसेंट स्पीकर हु टॉक्स टू द रीडर। ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, यानी कि ये जो ग्रे की रचना है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करता है, द ओमनीसेंट स्पीकर, एक सर्वज्ञ वक्ता को। स्पीकर का मतलब वक्ता, और ओमनीसेंट वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिए, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट, यानी कि सर्वज्ञ। तो इस कविता में ग्रे प्रस्तुत करते हैं किसको? एक ओमनीसिएंट स्पीकर को, हु टॉक्स, जो बात करता है, टू द रीडर, पाठकों से, पाठक से, यानी पाठक हम लोग। तो इस कविता में ओमनीसिएंट स्पीकर कौन है? कवि है बेसिकली, वो हम लोग से बात करता है। अब क्या आगे होती है प्रक्रिया देखिए। फर्स्ट, सबसे पहले, ही स्टैंड्स, वो खड़ा है या बैठा है, एलोन, अकेला, इन ए ग्रेव यार्ड, एक कब्रगाह के पास, एक जो है कि आप कह सकते हैं जो कब्रिस्तान है उसके पास वो बैठा हुआ है पोइट। जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर लाइनें आएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि पोइट जो है कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है? एक ग्रेव यार्ड में, एक कब्रिस्तान में। डीप इन थॉट, और बहुत ही गहन चिंतन में है, मतलब बहुत ही डीप थॉट में है, कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है उसी कब्रिस्तान में। अब द ग्रेवयार्ड, तो विचार कर रहा है। वाइल देयर ही थिंक्स अबाउट द डेड पीपुल बरीड देयर, वहाँ पर वो किसके बारे में सोच रहा है?
अबाउट द डेड पीपल, मरे हुए लोगों के बारे में, बरीड दियर, जो वहाँ दफन किए गए हैं, यानी कि जो लोग उस कब्रिस्तान में दफन किए गए हैं उन लोगों के बारे में वो सोच रहा है। द ग्रेवयार्ड रिफर्ड टू हियर इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ द चर्च इन स्टोक पोक्स बकिंघमशायर। अब यहाँ पर जिस चर्च की बात की गई है वो चर्च कहाँ का है? वो इंग्लैंड का एक शहर है बकिंघमशायर, वहाँ पर एक स्थान है स्टोक पोक्स, बकिंघमशायर के स्टोक पोक्स नामक एक चर्च की बात की गई है। वहीं पर ये बैठा हुआ है कवि और मरे हुए लोगों के बारे में सोच रहा है जो दफन है। द स्पीकर कंटम्पलेट्स, यानी कि जो पोएट हो विचार करता है, चिंतन करता है, द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के समापन के बारे में, यानी कि उनकी मृत्यु के बारे में। थ्रू आउट द पोएम, इस पूरी पोएट कंटम्पलेट्स द एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू आउट द पोएम। ये जो पोएम है इसमें कवि मानव जीवन के एंड के बारे में बात करता है कि उनका कैसे अंत हो जाता है। ही रिमार्क्स ऑन द इनविटेबिलिटी ऑफ द डेथ, ही रिमार्क्स, वो टिप्पणी करता है, ऑन द इनविटेबिलिटी, अनिवार्यता पर, ऑफ डेथ, मौत की अनिवार्यता, अनिवार्य मतलब जो चीज़ टाली ना जा सके, अनिवार्य है, तो मौत की अनिवार्यता पर वो टिप्पणी करता है। दैट की एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फेस, ये प्रत्येक आदमी को फेस करना है, प्रत्येक लोगों को ये इसका सामना करना ही करना है। यानी ये जो मौत है, डेथ जो है, ये इनविटेबल है, मतलब अनिवार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ेगा। एवरीवन हैज़ टू फेस टू डेथ, प्रत्येक व्यक्ति को मौत का सामना करना पड़ेगा। इस पोएम में कवि बताएगा आगे जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊँगा। बिसाइड्स मॉर्निंग द लॉस ऑफ समवन, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के अलावा, द स्पीकर इन द एलिजी, पोएट इस एलिजी में रिमाइंड्स, याद दिलाता है, द रीडर, पाठकों को, यानी हम लोग को याद दिलाता है, क्या कहता है? दैट ऑल पीपल विल डाई वन डे, एक दिन सभी लोग मरेंगे। ऑल पीपल विल डाई, सभी लोग मरेंगे, वन डे, एक दिन। डेथ इज़ एन अनअवॉइडेबल एंड नेचुरल थिंग इन एवरीवन्स लाइफ, डेथ जो है वो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मतलब जिसको हम टाल ना सकें, अपरिहार्य, यानी आवश्यक है, इसको हम टाल नहीं सकते, अनअवॉइडेबल है। एंड नेचुरल थिंग, और प्राकृतिक चीज़ है। इन एवरीवन्स लाइफ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मौत जो है वो अपरिहार्य है। व्हेन वन डाइज टुडे, आज जब कोई मरता है, या टुमारो, या कल कोई मरेगा। अ स्ट्रेंजर विल सी, तो एक अजनबी देखेगा। द पर्सन्स टॉम्बस्टोन, उस व्यक्ति के टॉम्बस्टोन का मतलब होता है कब्र, कब्र पर जो पत्थर लगा देते हैं, जैसे जो समाधि होती है उसके ऊपर एक पत्थर लगा देते हैं, उस पर कोई चीज़ें लिख देते हैं उसकी याद में, तो टॉम्बस्टोन होता है। तो उस टॉम्बस्टोन को देखेगा, आज या कल कोई व्यक्ति मरेगा तो एक अजनबी व्यक्ति आएगा और उसकी कब्र को देखेगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जिज्ञासावश, ही विल आस्क अबाउट द पर्सन, वो उस व्यक्ति के बारे में पूछेगा। बरीड देयर टू ए ब्लेजर, जो उस कब्र में दफन है, जो उस कब्र में दफन है उस व्यक्ति के बारे में पूछेगा। टू अ ब्लेजर, एक गांव के व्यक्ति से। जैसे अब यहाँ समझिए थोड़ा सा, जैसे होता क्या है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए मेरे गांव या आपके गांव का एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके गांव में किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसकी कब्र बना दी गई, उसको दफना दिया गया। फिर कोई अजनबी व्यक्ति आएगा तो वो आपसे पूछेगा, गांव का कोई व्यक्ति मिलेगा तो उससे पूछेगा कि ये किसकी कब्र है, तो आप उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था, ऐसे बताएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कभी कह रहा है कि आज या कल जब कोई व्यक्ति मरता है तो एक अजनबी आता है और वो उस दफन किए गए व्यक्ति के बारे में किसी गांव के लोग से पूछता है, जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। द विलेजर विल रिप्लाई, और वो गांव का व्यक्ति जो है वो जवाब देगा। दैट ही न्यू द मैन, कि वो उस व्यक्ति को जानता था। वो क्या कहेगा? हाँ, मैं इसको जानता था। ही वुड ऐड, वो आगे बताएगा, दैट ही हैड सीन हिम इन वेरियस स्पोर्ट्स,
कि वो इससे कई जगह मिल भी चुका है, वो बताएगा, गांव का लोग, गांव के जो व्यक्ति होते हैं बताएंगे कि ये जो दफन है व्यक्ति, इससे मैं कई बार मिल चुका हूँ कई स्थानों पर। समटाइम्स, कभी कभी, ही विल आल्सो रिमार्क्स, वो ये भी बताएगा, टिप्पणी करेगा, दैट ही हैड स्टॉप्ड सीइंग द मैन वन डे, कि एक दिन उसने इस आदमी को देखना बंद कर दिया। अब देखना बंद थोड़ी ना कर दिया, एक्चुअली वो उसकी डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली वो देखना बंद कर देगा। तो ये बता रहा है कि एक दिन के बाद मैं इस आदमी को कभी देख नहीं पाया। एंड देन देयर वाज द टॉम स्टोन, और इसीलिए स्टोन, ये जो टॉम स्टोन है ये बना हुआ है, यानी कि ये जो पत्थर है लगा हुआ है, इसकी कब्र बनी हुई है। तो ये बात हम लोग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, फ़िलहाल अभी तो मैं आपको समरी पढ़ा रहा हूँ। इन द पोएम, इस कविता में, ग्रे द पोएट हिमसेल्फ राइट्स द एपिटैफ ऑफ हिज ओन, ये अपना शोक गीत लिखते हैं। इस पोएम में एपिटैफ एक वर्ड आया है, एपिटैफ का मतलब भी होता है शोक गीत। तो इस कविता में थॉमस ग्रे लास्ट में अपना शोक गीत भी लिखते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन, कि इनकी जो लाइफ है वो सैडनेस से और डिप्रेशन से एकदम भरी हुई है। हाउएवर, हालांकि, ही फील्स, वो महसूस करते हैं, प्राउड, गर्व, यानी गर्व, गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान का। कहते हैं कि सैड हूँ, डिप्रेशन में हूँ, लेकिन मेरे पास नॉलेज है, मैं संभल जाऊँगा, उस पर गर्व कहते हैं कि नॉलेज है तो व्यक्ति डिप्रेशन से निकल सकता है। ही कॉल्स इट इनकम्पैरेबल, वो इसको कहते हैं अतुलनीय, यानी कि जो ज्ञान है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इस संसार में परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी पूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी में सारी अच्छाइयाँ हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो ही आस्क द रीडर, इसलिए वो पाठकों से कहते हैं, यानी हम लोग से कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, नॉट टू जज एनीवन, किसी को जज ना करो, इन एनीवन, नॉट टू जज एनीवन इन द ग्रेवयार्ड, यानी कि जो ग्रेवयार्ड है, कब्र है, कब्रिस्तान है, वहाँ पर दफन हुए किसी भी व्यक्ति को जज ना करो कि इसकी कब्र थोड़ी मतलब अच्छी नहीं बनी है। भाई, जो थोड़े उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनकी कब्र थोड़ी सीमेंटेड बना देती है, सीमेंट से बढ़िया बना दी जाती है, और जो गरीब है उसकी कब्र ऐसे मिट्टी की होती है। तो पोइट कहते हैं कि कब्र को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में अंदाज़ा मत लगाओ, उसको जज मत करो कि वो बहुत ही बेकार रहा होगा तभी इसकी कब्र ऐसे, नहीं, वो कहते हैं ऐसा मत करो। ईच एंड एवरी सोल इज़ डिफरेंट, प्रत्येक आत्मा अलग अलग होती है। एंड टेक्स रेस्ट, और आराम करती है, फॉर इटर्निटी, हमेशा के लिए, इन द ग्रेवयार्ड, इस ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में प्रत्येक आत्मा क्या करती है, हमेशा के लिए शांत हो जाती है, आराम करती है। इन कंक्लूजन, कुल मिलाकर वो कहते हैं, द पोएट थ्रू आउट द स्पीकर एंड्स एलिजी बाय सेइंग दैट, वो ये कहते हुए इस एलिजी को एंड्स करते हैं, समाप्त करते हैं, दैट की डेथ इज़ एन इनविटेबल इवेंट इन दिस वर्ल्ड, कि जो मौत है वो एक अपरिहार्य घटना है, एक प्रकार से अनिवार्य घटना है इस संसार में। अनिवार्य घटना मतलब जो अनिवार्य है, जिसको होना ही है, निश्चित है, तय है। आल्सो ही सेज दैट मैंस एफर्ट एंड हिज स्ट्रगल्स टू सक्सीड इन लाइफ कम्स टू एन एंड इन डेथ। वो आगे ये भी कहते हैं कि जो मानव का प्रयास है, उसका जो संघर्ष है सफल होने का, इन लाइफ, जीवन में, यानी जीवन में सफल होने के लिए जो संघर्ष करता है, जो प्रयास करता है, कम्स टू एन एंड इन डेथ, वो भी एक दिन मौत के साथ समाप्त हो जाएंगे। संघर्ष, प्रयास, एक दिन मौत के साथ सब कुछ चला जाएगा। दज, इस प्रकार, डेथ कंकर्स मैन, जो मौत है वो आदमी को जीत लेती है। दज, इस प्रकार, डेथ कंकर्स, मौत जीत लेती है, मैन, आदमी को, रिगार्डलेस ऑफ हिज सक्सेस एंड फेलोर्स, उसके सफलता और उसकी असफलता की परवाह किए बिना। इन हिज इंड्योर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ, उसके जीवन के कठिन प्रयासों के दौरान। तो जब मौत आती है तो वो व्यक्ति की सफलता असफलता को नहीं देखती है। व्यक्ति जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर ही रहा होता है कि बीच में मौत आती है और उसको लेकर चली जाती है। और आगे बताया इसमें कि जब मौत आती है तो
कह रहा है यहाँ पर, देखिए, द स्पीकर कंसिडर्स दैट इन डेथ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेट एंड कॉमन पीपल, यानी कि मौत के समय ग्रेट और कॉमन पीपल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मौत आती है तो ये नहीं देखती तुम ग्रेट हो, महान हो या साधारण कॉमन हो, वो सबको लेकर चली जाती है। फिर आगे कहता है ही गोज़ ऑन द वंडर इफ़ एमंग द लोली पीपल देयर हैड बीन एनी नेचुरल पोइट्स और पॉलिटिशियंस हुज टैलेंट हैड सिंपली नेवर बीन डिस्कवर्ड और नर्चर्ड। कहता है कि जैसे गांव में बहुत सारे टैलेंट ऐसे होते हैं जो जन्म तो लेते हैं लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता और वो कब्रिस्तान में ऐसे दफन हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं गांव में, उनमें एक क्षमता होती है कि वो पॉलिटिशियंस बन जाए, वो सिंगर्स बन जाए, वो पोइट बन जाए, वो म्यूजिशियन बन जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं बन पाते बिकॉज दे वर अनएजुकेटेड, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे, वो अशिक्षित थे, इसलिए वो उनको अवसर नहीं मिला आगे जाने का और उनका जो टैलेंट था उन्हीं के साथ दफन हो गया। तो वही चीज़ कहते हैं और फिर उन्हीं के बारे में, उन्हीं साधारण लोगों के बारे में ये जो है कविता है पूरा। तो अब जो है कि हम लोग अगले पार्ट में इसमें थोड़ा सा भी और डिस्कस करनी है हम लोग को। इसकी मैं थीम आपको बताऊंगा, थीम यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, ताकि हम लोग को और अच्छे से पोएम समझ में आ जाए। फिर जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तब बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और सेटिंग बता दूंगा आपको कि ये पोएम सेट कैसे की गई है। फॉर्म एंड स्टाइल बता दूंगा इसमें कि इसकी शैली क्या है, इसमें कितने स्टैंजा हैं, उनमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए गए हैं, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। फिर हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट टू टेक्स्ट, एक एक लाइन फिर वहाँ पर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये पोएम। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, एक दो बार और देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।